हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार दरोगा के परीक्षा तिथि 1/9/2012 के 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। कह रहा है आज का क्वेश्चन कि कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, क्या हो जाएगा, क्यूबा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ये, क्यूबा। क्या हो जाएगा, क्यूबा। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व का शक्कर का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है क्योंकि 1960 के दशक तक क्यूबा दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश था। यह देश कैरेबियन सागर में स्थित है और इसकी राजधानी कहाँ है, तो हवाना है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो हवाना। कहाँ है, तो इसकी राजधानी हवाना है। कहाँ है, हवाना, हवाना। तो याद रखिएगा इसकी राजधानी कहाँ है, तो हवाना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 2 नंबर कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो याद रखिएगा बांदीपुरा वन्य जीव अभयारण्य। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, बांदीपुरा वन्य जीव अभयारण्य। इस दोस्तों दिए गए विकल्प में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा हो जाएगा, तो बांदीपुरा वन्य जीव अभयारण्य। याद रखिएगा दोस्तों, वन्य जीव बांदीपुरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कहाँ है, तो कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों, तो कर्नाटक में है। और भारत के सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 874 वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 874 वर्ग किलोमीटर है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में। घाना पक्षी विहार कहाँ है, तो घाना पक्षी विहार आपका राजस्थान में। घाना पक्षी विहार कहाँ था, घाना पक्षी विहार आपका राजस्थान में है। जबकि दाची गामा वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में। तो दाची गामा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। दाची गामा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। अब पेरियार कहाँ है, तो पेरियार केरल में है। कहाँ है, तो केरल में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 3 नंबर कि आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर है। आगामी, उस समय का करेंट का क्वेश्चन है, उस समय का किसका है, तो करेंट का क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है आपसे कि आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर है। तो 3 का जो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन संख्या सी, रियो डी जेनेरियो। क्या हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2016 के 23वें संस्करण का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 4 नंबर की आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा हो जाएगा, तो सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, सीमा शुल्क। क्या हो जाएगा, सीमा शुल्क। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो सीमा शुल्क क्या था, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में आयातित तथा भारत से निर्यातित माल पर लगाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBEC सीमा शुल्क संबंधित मामलों के लिए एक शीर्ष निकाय दोस्तों। याद रखिए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। तो किसका है, तो राजस्व विभाग का हिस्सा क्या है, तो वित्त मंत्रालय के अधीन में आता है कौन सा, तो सीमा शुल्क। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 5 नंबर कि कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। कोलिमा, क्या पूछ रहा है 5 नंबर कि कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, कोलिमा ज्वालामुखी जबकि कहाँ है, तो मैक्सिको में है। कहाँ है, तो मैक्सिको में है। याद रखिएगा, कोलिमा मैक्सिको में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किस प्रकार कैसी ज्वालामुखी है, तो कोलिमा याद रखिएगा सक्रिय प्रकार की। कैसी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई लगभग कितना है, तो 3280 मीटर है। कितना है, 3280 मीटर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 6 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन में। कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए, चीन में। विश्व। अगला क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, यानी कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं, क्या कहलाता है। तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। क्या कहला जाएगा, रिवर्स रिवर्स रेपो रेट। क्या कहलाएगा, रिवर्स रेपो दर कहलाता है। रिवर्स रेपो दर कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। अब नगद आरक्षी अनुपात क्या कहता है, नगद आरक्षी अनुपात क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा जिसको CRR भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। भारत में कार्य करने वाले अनुसूचित बैंकों की सकल जमाओं का वह अनुपात है जो उन्हें RBI के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CRR का नगद आरक्षी अनुपात का दोस्तों शॉर्ट नेम होता है CRR। आज का इंग्लिश में होता है फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशो। यह बताता है भारत में कार्य करने वाले अनुसूचित बैंकों की सकल जमाओं का वह अनुपात होता है जो नगद के रूप में किसके, तो RBI के पास जमा करना पड़ता है। दूसरा होता है दोस्तों बैंक दर। दूसरा क्या आता था आपका, बैंक दर। बैंक दर क्या होता है, तो वह ब्याज दर जिस पर RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों यानी कि कमर्शियल बैंकों को दीर्घावधि ऋण दिया जाता है, यानी कि लंबे समय के लिए ऋण दिया जाता है, वो दोस्तों बैंक दर कहलाता है। क्या बैंक दर कहलाता है, मतलब वह ब्याज दर जिस पर RBI कमर्शियल बैंकों को लंबे समय के लिए ऋण देती है, वो क्या बैंक दर कहलाता है। उसके बाद में आती है वैधानिक तरलता अनुपात। क्या आता है दोस्तों, वैधानिक तरलता अनुपात की बात करें तो यह हो जाएगा इसका सिचुएटेड
लिक्विडिटी रेशो यानी एसएलआर होता है। भारत में कार्य करने वाले सभी जितने भी कमर्शियल बैंक है, सकल जमाओं का वह अनुपात होता है जिसे उन्हें अपने ही पास विद्यमान रखना पड़ता है, यानी अपने पास क्या रखना पड़ता है, जमा। क्या करता है, जमा। ये आरबीआई का दोस्तों रूल है। तो नगद आरक्षित अनुपात को सीआरआर कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं सीआरआर को किसको, तो बैंक को, आरबीआई को जमा करना पड़ता है नगद के रूप में। और वैधानिक तरलता अनुपात को अपने पास रखना पड़ता है। बैंक रेट वो होता है जिस पर आरबीआई क्या करते हैं दोस्तों, ऋण देती है लंबे समय के लिए बैंकों को। जबकि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जो कमर्शियल बैंकें हैं वो किसको लोन देती है, तो आरबीआई को। तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 8 नंबर की, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक थे। तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक थे, तो बांसुरी के। किसके थे, तो बांसुरी के। याद रखिएगा दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 1 जुलाई को। कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 1938 को। कब हुआ था, 1 जुलाई 1938 को। कहाँ हुआ था, तब प्रयागराज में। कहाँ हुआ था, तब प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा। अब बांसुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1992 में। कब दिया गया था, भारत रत्न 1992 में। जबकि पद्म भूषण कब दिया गया था, 2000 में। पद्म भूषण इनको दिया गया था 2000 में, इसे सम्मानित किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 9 नंबर कि आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध, आर के लक्ष्मण क्या है, आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध, आर के लक्ष्मण का, आर के लक्ष्मण क्या है, तो याद रखिएगा आर के लक्ष्मण क्या होता है, तो कार्टूनिस्ट है। यानी कि कार्टूनिस्ट क्या है, कार्टूनिस्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार। क्या होता है दोस्तों, हरिद्वार। मथुरा, दिल्ली और आगरा तीनों दोस्तों यमुना के किनारे स्थित है। जबकि हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार शहर यमुना के किनारे स्थित नहीं है, यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली, मथुरा और आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमानी से है। कहाँ से, तो गंगोत्री हिमानी से। कहाँ से, गंगोत्री हिमानी से। याद रखिएगा, गंगा का जो उद्गम स्थल कहाँ था, गंगोत्री हिमानी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 11 नंबर कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, असम। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित असम राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ से देश का कुल चाय उत्पादन का कितना, लगभग 50% होता है। कहाँ होता है, तो 50% होता है। 12 नंबर क्वेश्चन करेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। कहाँ है, तो उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, तो उड़ीसा में, अब महानदी पर स्थित है। वही बात करेंगे दोस्तों थी कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध निधि से कौन है, तो नागा अर्जुन सागर परियोजना है। कौन सा, नागा अर्जुन सागर परियोजना। नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ है, तो वो कृष्णा नदी पर है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। इसे लाभ लेने वाला राज्य कौन कौन सा हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा। आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। कृष्णा नदी पर स्थित नागा अर्जुन सागर से आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना को लाभ मिलता है। जबकि नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा नदी पर उसको सरदार सरोवर परियोजना कौन है, तो नर्मदा नदी पर कौन है, तो सरदार सरोवर परियोजना कौन है, सरदार सरोवर परियोजना है। ऐसे लाभान्वित राज्य की बात करें तो गुजरात है। कौन कौन है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। वहीं बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी पे कौन सा है, तो गोदावरी नदी पर पोचम पाद है। कौन है तो सर, पोचम पाद परियोजना कौन है, तो पोचम पाद परियोजना कौन, पोचम पाद परियोजना किसने, तो गोदावरी नदी पर है। ये किस राज्य में है, तो कर्नाटक। इसे लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 13 नंबर कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। इस गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला था, तो 24 जनवरी को। कब मिला था, तो 24 कब मिला था दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में प्रदान किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में वर्णित वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 में, कब 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कब गया था, 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन का 14 नंबर की निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अभी शासन नहीं कर रही है। उस समय का करेंट का क्वेश्चन है, इसका है तो उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या है, राजस्थान में। क्या हो जाएगा, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 15 नंबर के ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा हॉकी से।
किससे? तो हॉकी से। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। यह ट्रॉफी हॉकी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। यह ट्रॉफी हॉकी के जादूगर के नाम से ख्याति प्राप्त खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के अविस्मरणीय योगदान के लिए उनकी याद में प्रदान की जाती है। तो कौन सी? तो ध्यानचंद ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 16 नंबर कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। सफेद पट्टी पर लाल रंग का क्रॉस इस संस्था का प्रतीक है। क्या है? तो सफेद पट्टी पर लाल रंग का क्रॉस इस संस्था की प्रतीक है। इसका मुख्यालय, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से समाज को राहत प्रदान करना है। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या उसका युद्ध या कठिनाइयों के समय समाज को राहत प्रदान करना भारतीय रेड क्रॉस की क्या है? तो थीम है। और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, रंगभूमि। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि है। और कौन सा है? तो गोदान है। कौन है? तो गोदान। उसके बाद कर्मभूमि। कौन है? तो कर्मभूमि, कर्म भूमि। उसके बाद में सेवा सदन, मंगलसूत्र, गबन आदि है। जबकि जबकि त्यागपत्र की बात करें, किसकी? त्यागपत्र की। तो त्यागपत्र को किसने लिखा है? तो जैनेन्द्र कुमार ने। किसने लिखा है? जयनेन्द्र कुमार। किसने लिखा है? तो जैनेन्द्र कुमार ने त्यागपत्र के लेखक है। जबकि कामयानी की पुस्तक कामयानी की बात करें तो कामयानी को किसने लिखा है? तो कामयानी को जयशंकर प्रसाद लिखा है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। किसने लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने कामयानी को लिखे हैं। जबकि महिला आंचल के भी लेखक कौन हो जाएंगे? तो महिला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? फणीश्वरनाथ रेणु। कौन हो जाएगा? महिला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। कौन हो जाएगा? फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी कि कौटिल्य को दोस्तों विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ये, ठीक, जिनके द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई थी। यह पुस्तक मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी प्रदान करता है। और रामायण को किसने लिखा था? तो याद रखिएगा रामायण के लेखक हो जाएगा आपके आदि कवि वाल्मीकि जी। कौन हो जाएगा? आदि कवि। कौन हो जाएंगे? आदि कवि वाल्मीकि जी। आदि कवि वाल्मीकि जी। कौन हो जाएंगे? आदि कवि वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी। जबकि बात करें बृहद कथा की, किसकी? बृहद कथा की। तो बृहद कथा के लेखक हो जाएंगे गुणाढ्य। कौन हो जाएगा? गुणाढ्य किसके हो जाएंगे? बृहद कथा के लेखक। जबकि कादम्बरी को किसने लिखा था? तो याद रखिएगा कादम्बरी के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे बाणभट्ट। कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट ने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दोस्तों हर्षचरित। क्या नाम था? हर्षचरित के लिए लेखन कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन करा 19 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, किसकी? तो सिक्किम की। किसकी हो जाएगी? सिक्किम की। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित सिक्किम राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। और इसकी राजधानी कहाँ था? तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। कहाँ है? तो गंगटोक। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर कि वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं वह कितना हो जाएगा? तो 10 लाख। कितना हो जाएगा? 10 लाख। ऑप्शन संख्या हो जाएगा आपका 10 लाख। ऑप्शन संख्या बी। कितना हो जाएगा? 10 लाख। ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। और 1 बिलियन कितने कहते हैं? तो 1 बिलियन बराबर हो जाएगा 10 के पावर 9। कितना हो जाएगा? 10 के पावर 9। 1 बिलियन। 1 ट्रिलियन बोले तो 10 के पावर 12। कितना हो जाएगा? 10 के पावर 12। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 21 नंबर कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट 21 नंबर का सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। किससे? तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर कि स्वतः यानी कि गुण धर्म की न्यायसीता का सिद्धांत किसने दिया था? स्वतः यानी कि गुण धर्म की न्यायसीता का सिद्धांत किसने दिया था? तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। कि न्यायसीता का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण संपदा पर समस्त मानव समुदाय का अधिकार मानते हुए वे उसका उतना ही उपयोग करने के पक्ष में थे जितना सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। बाकी बचा हुआ धन समाज का है जिसको समाज कल्याण के निमित्त होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क्या जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 23 नंबर कि रथ यात्रा प्रसिद्ध है। तो रथ यात्रा कहाँ प्रसिद्ध है? तो पुरी में। कहाँ है? पुरी। पुरी कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। कहाँ पुरी पड़ता है? तो आपको तो उड़ीसा में याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है। तो याद रखिएगा यूटी पूछ रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी तो हो जाएगा आपका दादर नगर हवेली। क्या हो जाएगा, दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली भारत का संघीय क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी है। वर्तमान में भारत के 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में वर्तमान में कितने हैं, तो 28 राज्य है। कितने हैं, 28 राज्य और 8 कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि यूटी कितने हैं, यूनाइटेड टेरिटरी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 25 नंबर कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1971 में। कब हुआ था, 1971 में। 25 नंबर कह रहा है कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था। तो बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था, तो 1971 में। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था, 26 मार्च 26 याद रखिएगा 26 मार्च 1971 को। 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र राष्ट्र होने से पूर्व यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। 1947 में स्वतंत्रता से पूर्व यानी आज़ादी से पहले यह समग्र भारत का हिस्सा था। विभाजन के बाद यह पाकिस्तान के हिस्सा हो गया। पाकिस्तान की सेना के द्वारा पूर्वी बंगाल के लोगों पर लगातार अत्याचार के परिणाम स्वरूप भारत सरकार की मदद एवं शेख मुजीबुर रहमान के प्रयासों से 1971 में इसे स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ। तो जब शेख मुजीबुर रहमान थे उनके पार्टी का नाम क्या था, तो मुक्ति संग्राम के क्या था, मुक्ति संग्राम। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 26 नंबर के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते थे, तो भारत के उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते थे, तो भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 27 नंबर की योजना आयोग है एक क्या है, योजना आयोग है एक क्या है। तो याद रखिएगा योजना आयोग एक क्या है, तो कार्यकारिणीय निकाय है। क्या है, तो कार्यकारिणीय निकाय है, कार्यकारिणीय निकाय है। याद रखिएगा वर्ष 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की स्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन कब किया था, 15 मार्च को। कब, 15 मार्च 1950 को। कब किया, 15 मार्च 1950 को। एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदार्शी निकाय और कार्यकारिणी निकाय के रूप में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री इसके पेदन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ले लिया है। कौन ले लिया है, नीति आयोग। कौन ले लिया है, नीति आयोग। कौन ले लिया है, तो नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान कौन ले लिया था, नीति आयोग। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष, पहले अध्यक्ष हो जाएंगे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। कौन है आपका, सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला करा 28 नंबर की हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है, तो हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है, तो रांची में है। कहाँ है, तो रांची में। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HECL हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड झारखंड के रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 1900 कब की गई थी, तो 1958 में। इसकी स्थापना 1958 में भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। किसके, तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 29 नंबर। कितना है, 29 नंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है। भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो जज है यानी कि न्यायाधीश है, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। क्या हो जाएगा, 65 वर्ष। क्या हो जाएगा, 65 वर्ष। कर भारतीय संविधान का भाग 5 और अनुच्छेद 124 से कितना, 147, 124 से 147 कितना, भारतीय संविधान का भाग 5 और आर्टिकल 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान कितना है, तो आर्टिकल 124 2 में है। कितना, आर्टिकल 124 2 में है। किसमें, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के बारे में प्रावधान कहा था भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के 2 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश सहित उनकी 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 30 नंबर कि 1789 की फ्रेंच क्रांति यानी कि फ्रांस की क्रांति का महान योद्धा कौन था। तो 1789 यानी कि 1789 की फ्रेंच क्रांति यानी कि फ्रांस की क्रांति का महान योद्धा कौन था। तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए, नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रेंच या फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, जिसका कुशल नेतृत्व कौन किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जबकि एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। तो कहाँ का था, तो जर्मनी का तानाशाह था। जबकि लुई सोलहवां की बात करें किसकी, तो सॉरी एडोल्फ हिटलर के, तो ये कहाँ, जर्मनी का तानाशाह था। कहाँ का, तो जर्मनी का। और लुई सोलहवां की बात करें तो लुई सोलहवां कहाँ का था, तो ये फ्रांस का सम्राट था यानी फ्रांस का राजा था। कहाँ का राजा था, तो फ्रांस का राजा था। और बेनेटो मुसोलिनी की बात करें, बेनिटो मुसोलिनी की, तो बेनेटो मुसोलिनी कहाँ का था, तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा बेनेटो मुसोलिनी कहाँ का था, तो इटली का एक महान नेता था। कहाँ का था, तो इटली
इटली का एक महान नेता था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर आपसे 31 नंबर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर के पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। तो पंचवर्षीय योजना को यानी कि 5 ईयर प्लान को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो सर्वोच्च निकाय आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद। इस निकाय की स्थापना नीति आयोग नियोगी सॉरी इसकी निकाय की स्थापना नियोगी समिति की स्तुति पर किसकी? तो नियोगी समिति किसकी? तो नियोगी समिति की अनुशंसा पर कब किया था? 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1952 को। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को एक प्रस्ताव द्वारा गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन कर रहा है 33 नंबर। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? तो पाणिनि कौन था? तो वो थे क्या था? व्याकरण शास्त्री थे। कौन थे? तो व्याकरण शास्त्री। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि संस्कृत एक विद्वान एवं व्याकरण शास्त्री थे। इनके द्वारा रचित पुस्तक अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएगा? तो पाणिनि के द्वारा पुस्तक कौन सा हो जाएगा? तो अष्टाध्यायी। कौन हो जाएगा? अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। संस्कृत क्या है? तो अष्टाध्यायी किस पर लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा के किस पर? तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की संस्कृत भाषा के व्याकरण की किसकी? तो व्याकरण की पहली पुस्तक है। पहली पुस्तक है। तो इसको भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 34 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, अरब। कौन किए थे? अरब। अरबों ने सर्वप्रथम कब? तो 1712 ईस्वी में। कब किया था? तो 1712 में। कब किया था? तो 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। किसके कासिम में? तो 1712 में जो भारत पर आक्रमण किया था वो किसके नेतृत्व में किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसके? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। उस समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। कौन था? तो दाहिर। उस समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। कासिम ने सिंध के बौद्धों की सहायता से किसकी? तो बौद्धों की सहायता से सबसे पहले देवल यानी कि दक्षिण सिंध का क्षेत्र जीता था। देवल को जीता था। अतः यह मुसलमानों द्वारा भारत पर प्रथम सफल आक्रमण था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर लगाया था। तो गैर मुस्लिम जनता पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 35 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? ऑप्शन संख्या ए, भारत का नागरिक होना। ये बिल्कुल है। 35 वर्ष की से अधिक आयु हो, यह भी सही है। लोकसभा का सदस्य हो या कोई लाभकारी पद का अधिकारी ना हो। कोई लाभकारी पद का अधिकारी ना हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। क्या हो जाएगा? लोकसभा का सदस्य ना हो। ये भी सही है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 36 नंबर की सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश 36 नंबर कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश को दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या नाम था? तो मूल शंकर था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की हिंदी में की थी तथा 10 अप्रैल 1875 को। कब? तो 10 अप्रैल, याद रखिएगा 10 अप्रैल 1875 को। 10 अप्रैल 1875 को किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की। किसकी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की। अगला क्वेश्चन कर रहा है 37 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के? तो बेलगाम अधिवेशन के। बेलगाम कहाँ पड़ता था? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये हुआ कब था? 1924 में। हुआ कब था? 1924 में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो भारत के स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो राम बिहारी बोस ने। किसने की थी? तो राम बिहारी बोस ने। याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 1942 यानी कि 1942 में। कब? तो 1942 में अंग्रेजों के कब्जे से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी
का इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का गठन बनाया गया। इनका इसका गठन राम बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में किया था। जापान की राजधानी कहाँ, जापान की सहायता से जापान की राजधानी टोक्यो में किया था। बाद में राम बिहारी बोस ने इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए और 21 अक्टूबर 1993 को, कब, तो 21 अक्टूबर, कितना, 21 अक्टूबर 1943 यानी कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को सर्वोच्च सेनापति के रूप में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। कौन कौन दिया था, तो जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड ने किसको, तो मान्यता दी थी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर का रहा है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बाथ का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। वर्तमान में ये कहाँ है, तो वर्तमान में ये कहाँ है, तो पाकिस्तान के लरकाना जिले, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज की गई थी पाकिस्तान में, वर्तमान में कहा, तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में। ऐसी खोज 1922 में की गई थी। इसी खोज कब की थी, तो 1922 में की गई थी। ऐसी खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने। तो इसको भी ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र महासभा कार्यालय कितने, कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 41 नंबर की सार्क की स्थापना कब हुई थी, सार्क। 41 नंबर कह रहा है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। कहाँ, कब हुई थी, तो 1985 में। सार्क का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या है, साउथ एशियन क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन। क्या होता है, साउथ एशियन ASSOCI, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिल। क्या होता है, रीजनल काउंसिल होता है। क्या होता है, रीजनल कारपोरेशन होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर को। कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 के 8 दिसंबर 1985 की स्थापना कहाँ हुई थी, तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। शुरुआत में इस संगठन में कितने थे, 7 देश थे। कौन कौन से थे, तो भारत था अपना। शुरुआत में इसमें कितने देश थे, तो 7 देश थे। कौन कौन सा, तो भारत था। कौन था, भारत। और कौन था, तो भारत था। उसके बाद पाकिस्तान था। उसके बाद कौन था, तो पाकिस्तान। कौन था, पाकिस्तान था। फिर कौन था, तो बांग्लादेश था। कौन था, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल। उसके बाद कौन था, नेपाल था। फिर कौन था, तो भूटान था। नेपाल था, भूटान था। कौन था, नेपाल था, भूटान था, श्रीलंका और मालदीव था। श्रीलंका और मालदीव था। कौन था, मालदीव, श्रीलंका और मालदीव था। अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य देश कब बना, तो 2008 में बना था। कब बना था, तो 2008 में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल के काठमांडू में है। कहाँ है, नेपाल के काठमांडू में। कहाँ है, याद रखिएगा, नेपाल के काठमांडू में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 42 नंबर कि G15 एक समूह है। G15 एक समूह किसका है, G15 जो समूह है वो है आपका विकासशील देशों का। किसका है, विकासशील देशों का एक समूह है। G15 एक ग्रुप ऑफ 15 बड़े विकासशील देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना अपनी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कब किया गया था, तो 1990 में किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 43 नंबर कि 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका, वो क्या कहलाता था, भूसंधि। क्या कहलाता है दोस्तों, भूसंधि। 2 विशाल यानी भूसंधि क्या कहलाता है, तो 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा भूसंधि कहलाता है। यह 2 बड़ी जलराशियों को अलग अलग करती है तथा 2 बड़े भूभागों को आपस में जोड़ती है। और जलडमरू मध्य क्या होता है, जलडमरू मध्य की बात करें तो 2 बड़े समुद्रों को मिलाने वाला संकरा समुद्र खंड होता है। 2 बड़े समुद्रों को मिलाने वाला क्या होता है, तो संकरा समुद्र खंड होता है। जबकि प्रायद्वीप की बात करें, किसकी, तो प्रायद्वीप की, तो प्रायद्वीप क्या होता है, तो यह भू क्षेत्र जो लगभग जल से घिरा हो, इन 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्या होता है, प्रायद्वीप हो जाएगा। जबकि खाड़ी क्या होता है दोस्तों, खाड़ी यानी चारों 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्या होता है, प्रायद्वीप। खाड़ी क्या होता है, तो समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने वाला जल का जो क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने वाला जल का जो क्षेत्र होता है उसी को क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन करा 44 नंबर, बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है, तो वो है आपका हेलन केलर के। किसके, तो हेलन केलर के।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 45 नंबर की, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। एशिया महाद्वीप में विषुवत रेखा केवल इंडोनेशिया से गुजरती है। पृथ्वी की मध्य सतह से जाने वाला वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी अक्षांश और उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों से बराबर दूरी पर है तथा पृथ्वी को दो बराबर भागों यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। इंडोनेशिया भूमध्य रेखा यानी क्या कहता है दोस्तों? भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में, ऊपर आता है उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला होता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाला क्या होता है? विषुवत रेखा, 0 डिग्री इसको बोलते हैं। ठीक है। इंडोनेशिया गणराज्य एशिया के मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व सिरे और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है। तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है। कहाँ है? तो जकार्ता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन का 46 नंबर की, दीपावली प्रकाश का त्योहार निवारण दिन है, किनका है? तो महावीर स्वामी का। किनका है? तो भगवान महावीर स्वामी का। याद रखिएगा दोस्तों, दीपावली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन भगवान श्री राम लंका विजय के उपरांत, भगवान श्री राम कहाँ? तो लंका विजय के उपरांत अयोध्या वापस आए थे, अतः उन्हीं के स्वागत में नगरवासियों ने प्रकाश की उच्चतम व्यवस्था की। किसकी? प्रकाश की। जैन समाज द्वारा भगवान महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती के रूप में तथा उनके निवारण यानी कि मोक्ष जिन दिन उनकी मृत्यु हुई थी दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। तो ये दिन किसकी? भगवान बुद्ध के मोक्ष के, भगवान महावीर के मोक्ष के रूप में जैनियों क्या मनाते हैं? तो दीपावली मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 47 नंबर का हो रहा है कि HUDCO क्या है? HUDCO क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या होता है? हाउसिंग। क्या होता है? हाउसिंग, HOUSING, हाउसिंग, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपिंग क्या होता है? डेवलपमेंट, DEVELOPMENT यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या होता है? कारपोरेशन लिमिटेड। क्या होता है? लिमिटेड। एक गृह एवं शहरी विकास निगम है। क्या है? एक गृह एवं शहरी विकास निगम है। यह भारत में एक सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में से एक है जो केंद्र सरकार के गृह एवं शहरी विकास मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गृह एवं शहरी विकास निगम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 48 नंबर कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो इसका सही हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। यह श्रृंखला प्री कैरेबियन काल के चट्टानों से निर्मित अत्यधिक प्राचीन व अवशिष्ट पर्वतमाला है। यह विच्छिद्र पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। अरावली पर्वत की अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू, जिसे माउंट आबू के गुरु शिखर पर मिलती है। तो अरावली पर्वत की अधिकतम ऊंचाई कहाँ मिलती है? तो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर। क्या है? माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, गुरु शिखर। अगला कह रहा है आपसे 49 नंबर की, शारदा अधिनियम संबंधित है। तो शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। किससे? तो बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से यह बाल विवाह निषेध कानून बना। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों को विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों की विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष। कितना? तो यह हो गया आपका फीमेल का, यह हो गया मेल का निर्धारित की गई थी। शारदा अधिनियम गवर्नर जनरल इरविन के समय में पारित हुआ था। तो किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो इरविन के समय में। किसके समय में? तो इरविन के समय में ये पारित हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 50 नंबर कि 7 टीलों का शहर यानी सिटी ऑफ 7 हिल्स, 7 टीलों का शहर कौन है? तो 7 टीलों का जो शहर है वो आपका हो जाएगा रोम। क्या हो जाएगा? रोम। 7 टीलों का शहर यानी 7 सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से प्रसिद्ध रोम शहर है। यूरोप में कहाँ है? यूरोप के इटली की राजधानी है। तो रोम किसकी? तो रोम किसकी राजधानी है? तो इटली की राजधानी है। किसकी? इटली की। तो याद रखिए इटली की राजधानी क्या है? रोम। ऐसे 7 टीलों का शहर यानी कि सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और टाइबर नदी के किनारे बसा रोम शहर चारों ओर 7 टापुओं से घिरता है। किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम शहर तो टाइबर नदी के किनारे। किसके किनारे? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है 51 नंबर कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ है? तो 51 का तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, शिमला में। शिमला में कहाँ है? तो शिमला में। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी यानी कि आई आई ए एस हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। कहाँ था? हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। इस संस्था का औपचारिक उद्घाटन डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा कब किया गया था? तो 1965 में। कब किया गया था? 1965 में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे आपका सीवी रमन जी। कौन थे? सीवी रमन जी। कौन थे? सीवी रमन जी। 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया था। कब? तो 1954 में। 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1930 में। कब? 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का 53 नंबर कि मेरिल लिंच क्या है? मेरिल लिंच। 53 नंबर का कि मेरिल लिंच क्या है? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा मेरिल लिंच क्या था? एक निवेशी बैंक है। क्या है? तो एक निवेशी बैंक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन 54 नंबर का रहा है कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। किसने कहा था? तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? WGF हिगल। कौन है? WF हिगल जी। कौन हो जाएंगे? हिगल जी। हिगल का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो हिगल का जन्म 1770 में हुआ था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके जर्मनी के थे। कहाँ के थे? तो हिगल कहाँ के थे? तो हिगल आपके जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। तो इसको भी ध्यान में रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 55 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिए, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी दिन 1948 में। कब दोस्तों? 1948 में इसका गठन हुआ था। ठीक है। तो इसको भी अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 56 नंबर कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरा शतक लगाने वाला भारतीय कौन है? टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरा शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो 56 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राहुल द्रविड़ जी। कौन हो जाएगा? राहुल द्रविड़ जी। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरा शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी राहुल द्रविड़ है, जिसे भारतीय क्रिकेट का दीवार यानी कि वॉल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने करियर में कुल 164 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 13,288 रन बनाए। इतने मैचों में उन्होंने 36 शतक, 5 दोहरा शतक और 63 अर्धशतक बनाए थे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन का 57 नंबर, सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत जो आपका ताप्ती नदी के किनारे, किसके नदी? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी के उद्गम की बात करें तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर, क्या दोस्तों? 722 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक झील से होता है। यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है तथा इसकी सहायक नदी में कौन हो जाएगा? तो पूर्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णा। इसकी सहायक नदी हो जाएगा तो पूर्णा हो जाएगी, इसकी एक सहायक नदी। ताप्ती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर में आप याद रखिएगा दोस्तों, सूरत तो है ही, सूरत के बाद में आपका नासिक भी है। क्या है? तो नासिक। क्या है दोस्तों? तो नासिक भी है। उसके बाद अमरावती भी है। कौन है? तो अमरावती। और कौन है? तो बैतूल है। कौन है? तो बैतूल। तो याद रखिएगा ये सब नहर सूरत ये सब शहर यानी कि सूरत, नासिक, अमरावती और बैतूल सब किस नदी के किनारे स्थित है? तो सभी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन का हो रहा है 58 नंबर, जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। क्या है? जापान की करेंसी येन है। जबकि बात करें रूस की करेंसी की, तो रूस की करेंसी क्या है? तो रूस की करेंसी रूबल है। क्या है? रूस की करेंसी क्या है? तो रूबल है। जबकि चीन की क्या है? तो चीन की युआन है। क्या है? चीन की युआन। और लीरा किसकी है? तो लीरा जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी अभी तुर्की की। किसकी? तो तुर्की की करेंसी क्या है? तो लीरा। तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 59 नंबर कि 100 ईयर्स वार यानी कि 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। तो किसका है? तो इंग्लैंड और फ्रांस का। किसका है? तो ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस का। 100 ईयर्स ऑफ वार, 100 साल की लड़ाई, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक युद्ध है। ये कब से कब लड़ा गया था? तो 1337 से 1437 तक। कब लड़ा गया था? तो 1437 तक लड़ा गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन का 60 नंबर कि इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा इजराइल की जो संसद है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन संख्या बी नेट्स। नेट्स क्या कहते हैं? नेसेट। क्या कहते हैं? नेसेट। और डायट किसकी है? तो डायट जापान की है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को डायट करते हैं। जापान की संसद को डायट। अब मंजलिस किसकी है? तो मंजलिस याद रखिएगा, मंजलिस मालदीव की है। किसकी? तो मालदीव की संसद का नाम क्या है? तो मजलिस है। और नेशनल पंचायत किसका था? नेशनल पंचायत आपका नेपाल का है। किसका है? तो नेपाल का। नेशनल पंचायत नेपाल का। और डायट किसका है? तो जापान का। और नेसेट्स किसका था? इजराइल का। और मजलिस याद रखिएगा किसका था? मालदीव का। और नेशनल पंचायत नेपाल का था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 61 नंबर कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने तिलिया है? तो 24 तिलिया है। कितने? 24 तिलिया है। इसको भी ध्यान। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से
किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता? ऑप्शन संख्या ए 26 जनवरी को, ऑप्शन संख्या बी 15 अगस्त को, इस दिन भी होता है, इस दिन भी होता है, और 2 अक्टूबर को भी होता है, किस दिन नहीं होता है? तो आपका 25 दिसंबर को नहीं होता। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 63 नंबर कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो 63 का जो सही उत्तर है ऑप्शन संख्या मैक्सिको की खाड़ी। क्या हो जाएगा? मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी? तो मैक्सिको की खाड़ी है। यह उत्तर अमेरिका और क्यूबा से घिरा हुआ है और कैरेबियन सागर के पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर। 16 लाख वर्ग किलोमीटर किसकी है? तो मैक्सिको की खाड़ी की दोस्तों क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 64 नंबर कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया था? तो जेम्स हिक्की ने किया था। कब किसने किया था? जेम्स हिक्की ने। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ करने वाला कौन थे? तो जेम्स हिक्की थे। याद रखिएगा 1780 में। कब? तो 1780 में जेम्स ऑगस्टो के हिक्की द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका नाम था द बंगाल गजट। क्या नाम था? द बंगाल गजट। क्या नाम था? द बंगाल गजट। GAZZEE अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज। क्या नाम था? बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 65 नंबर कि नियाग्रा प्रपात कहाँ है? नियाग्रा, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जल प्रपात कहाँ है? तो याद रखिएगा नियाग्रा जो जल प्रपात है वो आपका कहाँ है? तो यूएसए में है। कहाँ? यूएसए में। नियाग्रा जल प्रपात अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो प्रांत के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाला नियाग्रा जल प्रपात है। यह जल प्रपात न्यूयॉर्क के बेफोलो से 27 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और कनाडा के टोरंटो से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो इसको भी ध्यान दें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 66 नंबर 66 सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो आपका बुध है। कौन है? बुध है। बुध सूर्य का सबसे निकट तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसको भी ध्यान रखिएगा। यह 28 दिनों में सूर्य का परिक्रमा करता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध तथा शुक्र के अंतर्गत भी कहते हैं। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ दिन अति गर्म और रात अति बर्फीली होती है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध का कोई भी उपग्रह भी नहीं है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम की बात करें तो पहले आता है बुध। कौन आता है? पहले आता है आपका बुध। फिर कौन आता है? तो शुक्र। बुध के बाद में कौन आता है? तो शुक्र। कौन आता है? बुध के बाद में आपका, तो बुध के बाद में आपका कौन सा आता है? तो बुध के बाद में आता है शुक्र। शुक्र के बाद कौन आता है? तो आपका पृथ्वी। कौन आता है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन आता है? तो मंगल। पृथ्वी के बाद मंगल। पृथ्वी के बाद कौन होता है? मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। कौन होता है? बृहस्पति। मंगल के बाद बृहस्पति। उसके बाद शनि। कौन होता है दोस्तों? शनि। उसके बाद अरुण। कौन होता है? अरुण। उसके बाद वरुण। अरुण और वरुण। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 67 नंबर की मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? तो मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन की। कहाँ के? चीन की। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 68 नंबर की प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में है? तो चंडीगढ़ में। किस शहर में है? तो चंडीगढ़ में। प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। इसे नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। नेकचंद किसके? इसे नेकचंद सैनी गार्डन, नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके संस्थापक कौन थे? तो नेकचंद सैनी ही थे। वर्तमान में यह 40 एकड़ में फैला हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 69 नंबर कि अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो याद रखिएगा राजा टोडरमल कौन था? तो वो था आपका वित्तीय सलाहकार। कौन था? तो वित्तीय सलाहकार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 70 नंबर सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न का मिलान करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951 से 1952। वार्षिक योजना कब होता था? वार्षिक योजना आपका होता है 1966 से 1969 का होता है 1966 से 1969। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1978 से 1979। कब? 1978 से 1979। अब प्लानिंग कमीशन यानी प्लानिंग कमीशन कब आया था? तो 1969 से 1974 के बीच में। तो इसका सही उत्तर 71 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी। क्या हो जाएगा? बी, ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 72 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो आपको आधारित है शक संवत पर। किस पर? शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। सन 1957 में भारत सरकार ने शक संवत को देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दी थी। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 78 ईस्वी में। इसको शुरू किसने किया था? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने। किसने? तो कुषाण वंश के शासक कौन थे? तो कनिष्क। कौन थे?
तो कनिष्क ने की थी, किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर 73, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सा है? तो सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तो वो आपका तमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिल। अगला क्वेश्चन करा 74 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा यूएन की एजेंसी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूएन की एजेंसी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ICRC यूएन की एजेंसी नहीं, जबकि WHO, FAO और ILO किसके हैं? तो यूएन के एजेंसी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 75 नंबर कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो आपका मोहिनीअट्टम हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका केरल का। किसका हो जाएगा? केरल का। उड़ीसा की बात करें तो उड़िया हो जाएगा। उड़ीसा का क्या हो जाएगा? उड़ीसा का जो सॉरी उड़ीसा का जो हो जाएगा उड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिसी, ODC। आंध्र प्रदेश का कचपुड़ी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का कचपुड़ी। क्या हो जाएगा? कुचपुड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुचपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कुचपुड़ी। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? तो भारतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 76 नंबर कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन, उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो 76 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री PN संगमा। क्या हो जाएगा? श्री PN संगमा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 77 नंबर कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 77 का जो सही उत्तर हो जाएगा 77 का वो हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर ऑप्शन से क्या हो जाएगा? VS समगुप्त। जबकि वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कौन है? तो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है। कौन है? तो राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 78 नंबर कि हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था। यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? यह उस समय का क्या करंट का क्वेश्चन है। किसका है? तो CURRENT करंट का क्वेश्चन है। और ये कहा था कहाँ स्थित है? तो ये आपका बंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 79 नंबर कि 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते। निम्न खिलाड़ियों में से किसने इस पदक सूची में योगदान नहीं दिया था? तो 79 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या C, अभिनव बिंद्रा जी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन संख्या C, अभिनव बिंद्रा जी। अगला क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या D हो जाएगा, ABC। ABC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, एड्यूट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेटर। क्या होता है दोस्तों? सर्कुलेशन। क्या होता है? एब्यूट, एड्यूट। क्या होता है दोस्तों? एड्यूट ब्यूरो, BUE ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। क्या होता है? CIRCULATION। क्या था दोस्तों? एड्यूट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। इस संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है। ABC की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 81 नंबर कि विंबलडन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो 81 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या B, रोजर फेडरर ने। किसने? रोजर फेडरर ने। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 82 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 के रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता है? तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन, उस समय का किसका क्वेश्चन है? तो करंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में 2012 में रेमेंस मैग्सेस पुरस्कार जीता है। तो रेमेंस मैग्सेस पुरस्कार किसने जीता है? तो 82 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या हो जाएगा आपका C। क्या हो जाएगा? श्री। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 83 नंबर की नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजर्स के लेखक कौन हो जाएंगे? तो 83 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या हो जाएगा B, APJ अब्दुल कलाम आजाद। क्या हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम आजाद। पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी टू चैलेंजर्स के लेखक APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 84 नंबर कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? 84 नंबर। तो भारतीय थल सेना के वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में याद रखिएगा जनरल मनोज पांडे। कौन हो जाएंगे? जनरल मनोज पांडे। कौन हो जाएगा? मनोज पांडे। लेकिन प्रश्न के अनुसार पूछे तो 84 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जनरल विक्रम सिंह। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 85 नंबर की अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? उस समय का वो करंट का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है VVS लक्ष्मण। कौन जाएंगे? VVS लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन पूछा 86 नंबर कि पेलियांटोलॉजी अध्ययन है। पेलियांटोलॉजी किसके अध्ययन है? तो 86 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका
जीवाश्म ईंधन का, किसका हो जाएगा, जीवाश्मों का। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 87 नंबर की, सूती रेशा प्राप्त की जाती है, तो सूती रेशा किससे प्राप्त की जाती है, तो याद रखिएगा सूती रेशा बीज से प्राप्त की जाती है, बीज से। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 88 नंबर कि वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता था, वयस्क मनुष्यों में रक्त निर्माण किस में होता था, तो लाल अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में, तो इसको भी याद है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 89 नंबर कि सर्वत्रिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर रक्त समूह, यानी यूनिवर्सल रिसीवर रक्त समूह कौन है, तो इसका सही ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 89 का सही नहीं, 89 का सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ओ, क्या हो जाएगा ओ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 90 नंबर कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है, तो निकोटीन होता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 91 नंबर कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है, तो 3D फिल्म देखने में 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या प्रयुक्त होता है, तो वो आपका होता है, वो क्या होता है, पोलेराइड होता है, क्या होता है दोस्तों, पोलेराइड होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 92 नंबर की डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं, तो 92 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पृष्ठीय तनाव पर, किस पर, सरफेस टेंशन पर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 93 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो याद रखेगा जो 93 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी डीवीडी, क्या हो जाएगा, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रोटीन बने होते हैं, तो प्रोटीन किसके बने होते हैं दोस्तों, तो न्यूक्लिक अमीनो अम्ल के भी, किसके बने होते हैं, तो अमीनो अम्ल के, किसको, अमीनो अम्ल के, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 95 नंबर कि UNIVAC उदाहरण है, UNIVAC किसका उदाहरण है, तो ये आपका किसका उदाहरण है, तो ये आपका उदाहरण है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 96 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 96 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी। उसके बाद डॉक, विंडो और लिनक्स की बात करें तो दोस्तों सब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है, डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है, तो 97 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या है, क्या है, इनर कोड, इनर क्या हो जाएगा, इनर कोड। अगला क्वेश्चन 98 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अच्छा सुचालक है, तो 98 का जो हो जाएगा आपका हो जाएगा चांदी, क्या हो जाएगा, चांदी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 99 नंबर यानी कि 99 नंबर क्वेश्चन कि सबसे अधिक आघात वर्धन धातु कौन सा है, तो सबसे अधिक आघात वर्धन धातु कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा सोना, क्या हो जाएगा, सोना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 100 नंबर के मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो याद रखा तो मनुष्य किसका, तो कार्डेटा संघ का, किसका, तो कार्डेटा संघ का प्राणी है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।